एलिगेंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आइए अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। मोदी 3.0 सरकार का तीसरा कार्यकाल मई 2025 में, जिसका 1 साल पूरा होने जा रहा है, और बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो इस मौके पर पोस्ट कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इसमें यूसीसी को लेकर भी एक बड़ा संकेत कह लीजिए आप या जानकारी कह लीजिए आप जो सामने आ रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने से पहले बीजेपी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में पार्टी ने वक्फ कानून के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी की ओर इशारा दिया है। वीडियो में मोदी सरकार के तीसरे टर्म पर विपक्ष की टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया है। बताया गया कैसे विपक्ष ने तीसरे कार्यकाल को कमजोर आंक लिया था। गठबंधन टूटने की भविष्यवाणी कई विपक्षी नेताओं की तरफ से की जा रही थी, लेकिन सरकार मजबूती से कदम उठाए हैं। इसमें सरकार के कई बड़े फैसलों का भी जिक्र है, जिसमें नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर चार्जशीट, मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी, तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण, रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ शामिल है। ये जो वीडियो है, इसमें यह भी संकेत दिया गया है कि सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम कर रही है। यूसीसी लोडिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब आने वाला है, उसका समय आ चुका है। यह संकेत भी इस वीडियो में दिया गया है, जो बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। मौका मोदी 3.0 सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है। मई 2024 मोदी सरकार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आई थी, और उसी के 1 साल पूरे होने के मौके पर यह वीडियो जो साझा किया गया है। इस बीच ये जो वीडियो सामने आ रहा है बीजेपी की तरफ से जो साझा किया गया है, इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई आना। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद कह रहे हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। सुनिए। बीजेपी ने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, मोदी 3.0 की उपलब्धियां गिनाई हैं। उसमें ये कहा है कि यूसीसी लागू करने की तरफ भी काम करने के संकेत दिए हैं एक तरीके से। तो क्या वक्त के बाद अब यूसीसी लागू करने की तैयारी अब सरकार की? रोजगार भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हैं? निवेशकों का पैसा डूब गया, वो वापस होगा कि नहीं होगा? गृहिणी को रसोई चलाना मुश्किल हो गया है, उसकी रसोई का भी इंतज़ाम होगा कि नहीं होगा? या केवल यही चलता रहेगा हिंदू मुसलमान, वक्फ है, यूसीसी है, नफ़रत फैलाओ। कब तक नफ़रत फैलाएंगे? इस नफ़रत से लोग ऊब जाएंगे, और ये नफ़रत तरक्की के रास्ते बंद करती है। नफ़रत कभी तरक्की का रास्ता नहीं खोलती है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार। सुकांत मजूमदार ने मुर्शिदाबाद के धुलियान का दौरा किया है, हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। सुकांत मजूमदार के सामने कई पीड़ित अपनी आपबीती बताते हुए रो पड़े, आंखों में आंसू लेकर अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया पश्चिम बंगाल में हिंसा में हिंदू मारे जा रहे हैं। ममता मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश तलाश रही है। बंगाल को ममता ने छोटा बांग्लादेश बना दिया है। उन्होंने सवाल पूछा, क्या ममता बनर्जी इस तरह से शांति लाएंगी? सुकांत मजूमदार का मुर्शिदाबाद धुलियान पहुंचकर ममता सरकार पर जोरदार हमला। तस्वीरें आपके सामने है। सुकांत मजूमदार जिस वक्त मुर्शिदाबाद के धुलियान में पीड़ितों से मुलाकात कर रहे थे, उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने। तो मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। मुर्शिदाबाद पहुंचे सुकांत मजूमदार आज, वहां पर पीड़ित परिवारों से सुकांत मजूमदार ने मुलाकात की है। आप जानते हैं मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 2 पिता पुत्र और साथ ही एक और शख्स जिसकी इस हिंसा में जान गई थी। उसके बाद मुर्शिदाबाद से पलायन की खबरें सामने निकल कर आई थी। धुलियान से, सुती से लोग पलायन कर मालदा चले गए थे। हालांकि आज तस्वीरें आई हैं किस तरीके से वो लोग जो मुर्शिदाबाद के धुलियान से चले गए थे मालदा की तरफ, आज वापस भी लौट रहे हैं। एक तरफ टीएमसी है जो कह रही है कि डर और भय का माहौल खत्म हो रहा है, इसीलिए लोग वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ इसके लिए सीधे सीधे राज्य सरकार जिम्मेदार है, ममता बनर्जी जिम्मेदार है। सुकांत मजूमदार का ये दौरा मुर्शिदाबाद का। वहीं बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। आरोप लगा दिया है ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों की मुख्यमंत्री हैं। आरोप लगा दिया है मुर्शिदाबाद में हिंसा की योजना 3 महीने पहले बना ली गई थी, जिसमें टीएमसी के नेता खुद शामिल थे। सवाल पूछ रही हैं अग्निमित्रा पॉल, ममता बनर्जी को अब तक मुर्शिदाबाद जाने का समय क्यों नहीं मिला? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से लेकर
केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सब मुर्शिदाबाद जा चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गई, ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल को जो अवस्था है, जहां पर हिंदू के ऊपर, सनातनी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, क्योंकि अचानक से ये दंगा नहीं लगा है और ये दंगा है ही भी नहीं। ये पूरी एक तरफा मुसलमान का द्वारा ये हिंदू जेनोसाइड किया गया और अभी जाके वो बोल रहे कि भाजपा ने किया है, बीएसएफ ने करवाया है। तो हमको एनआईए इन्वेस्टिगेशन चाहिए, सच क्या है हम लोग को सामने आना है। हम लोग बैठ के धर्षित नहीं होंगे। तो मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से टीएमसी ममता बनर्जी की घेराबंदी आप देख रहे हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं, 4 दिन के भारत दौरे पर आए हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडी वांस के बीच आज मुलाकात होनी है और ये जो मुलाकात होगी इसमें व्यापार से लेकर द्विपक्षीय संबंध और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से दोनों देश किस तरीके से और मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आसमानी आफत ने कहर बरपा दिया। रामबन में कल बादल फटा, बादल फटने से भारी तबाही हो गई। दरअसल बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस ने करीब 100 के आसपास लोगों को सुरक्षित भी इस मलबे से बाहर निकाला है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि रामबन में फिर से बारिश होने लगी, जिससे राहत और बचाव का काम खासा प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन और पुलिस के साथ सेना राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। जो नेशनल हाईवे 44 है उसको खोलने का काम चल रहा है। रविवार को ये आपदा आई, रामबन में भारी नुकसान हुआ। रामबन के अंदर न सिर्फ घर, दुकान, बल्कि होटल के साथ साथ कॉलेज, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा पसरा नजर आ रहा है। जिन लोगों के घर आसमानी कहर की भेंट चढ़ गए, वो परिवार बेहद परेशान है। सर छिपाने के लिए उनके पास अब कोई जगह नजर नहीं आ रही है। तो रामबन में ये जो मौसम की मार है वो थमने का नाम नहीं ले रही। अब रामबन में क्योंकि बारिश भी आज हो गई है, इसी वजह से राहत और बचाव के काम में मुश्किलें आ रही हैं। बादल फटा रामबन इलाके में, जिसके बाद पहाड़ से मलबा जो है वो पानी के साथ बहता हुआ सैलाब का मलबा बनकर नीचे आया। नीचे जहां लोगों के घर, लोगों की दुकानें, लोगों के मकान, लोगों की गाड़ियां, सब कुछ चपेट में आते चले गए। और ये तस्वीरें आपके सामने, जो नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। सेना मौके पर मौजूद है, जाम खुलवाने की कोशिशें की गई हैं। मलबा जो आ गया था नेशनल हाईवे पर, उसे हटाने का काम चल रहा है। आप देखिए कितने लोग यहाँ पर परेशान, बेबस, हाथ जोड़े सेना से मदद की गुहार लगाते हुए, और सेना यहाँ मुस्तैद लोगों की मदद करने के लिए। तो ये बादल रविवार को फटा। रविवार को रामबन में आसमानी आफत, जिससे जम्मू श्रीनगर हाईवे को नुकसान भी बहुत पहुंचा है। हाईवे पर भारी तादाद में मलबा आकर गिर गया है। जो सेरी इलाका है, नेशनल हाईवे का पूरा हिस्सा यहां सेरी इलाके में ढह गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। और साथ ही चेनाब नदी पर बने प्रोजेक्ट के एक दफ्तर को भी खासा नुकसान पहुंचा है। इसी के चलते हाईवे को पूरी तरह खोलने में अभी तो 5 दिन का वक्त लग सकता है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बादल फटने के बाद जो पानी का सैलाब आया, उसी के साथ बहता हुआ यहां नीचे आके गिरा। हम इस समय रामबन के सेरी इलाके में हैं। ये वो इलाका है जहां पर रविवार को बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही हुई और जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देखिए एबीपी न्यूज पर कि किस तरह यहां पर नेशनल हाईवे कभी होता था, इस तरह की तस्वीरें हैं। हाईवे कहीं दिख नहीं रहा, चारों तरफ तबाही है, दसा हुआ हाईवे है और मलबा है। ये वो आखिरी पॉइंट है जहां तक वाहनों को जाने की इजाजत है। इसके बाद आगे जो भी श्रीनगर की तरफ जाना चाहेगा उसे यहां से पैदल जाना है। इस तरफ आप देखिए कि कितना गारा, कितनी मिट्टी यहाँ पर है, जिसे साफ करने के लिए यहाँ पर जेसीबीज लगाई गई हैं। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि अगले 4 से 5 दिन में हाईवे को थ्रू किया जा सकता है, जिसके बाद यहाँ से जो है वाहन जो है आ जा सकते हैं। 4-5 घंटे हो गए सर, नहीं मिल रही सर। कहाँ सर 4-5 घंटे हो गए चलते पैदल, अभी लगेगा 3-4 घंटे और सर। ये जो शेरी के आगे 0 पॉइंट से होता है 13 किलोमीटर की दूरी है, शेरी टू सिंचा।
वो पूरा रोड तहस नहस हो गई। ये लगाए थे, एक बंदा परसों रात में डेथ हो गया। नुकसान तो बहुत ज्यादा है, आप खुद देख सकते हो, नुकसान जो है बेहद हुआ है। अब वन साइड तो लगता है शाम तक हो जाएगा, वन साइड आज शाम तक हो जाएगा। ऐसे रोड जो है कंप्लीट, इसको रिकवर होने में 1 साल लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, कह रहे हैं कि एक तरफ का रास्ता आज शाम तक खोला जा सकता है, पर उसकी उम्मीद जो है वो कम है। वहीं प्रशासन का दावा है कि हाईवे को पूरी तरह से वाहनों के चलने लायक करने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लग सकते हैं। इस हादसे के बाद जो ज़मीन पर हालात है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, इसी की वजह से अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ का जो मलबा है वो गांव की तरफ बहता हुआ आ गया। इसी की चपेट में कई लोग आ गए, कई घर आ गए, कई मकान, कई दुकान, कई वाहन, सब मलबे में दबे हुए। बादल फटने के बाद मंजर बेहद खौफनाक था। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते कि आखिरकार हो क्या रहा है, बादल फटने के बाद हालात बाढ़ वाले बन गए। मतलब लोगों ने खुद को घिरा हुआ पाया मलबे के सैलाब में। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा था। बनिहाल इलाका है, यहाँ कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है उसको भी बंद करना पड़ा है। फिलहाल हाईवे खोलने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि इसमें अभी समय लगेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में ये जो कुदरत का कहर बरसा है, जिले के कोबाग इलाके में बने सरकारी ITI कॉलेज में मलबे के सिवा कुछ भी नहीं बचा। पूरे कॉलेज कैंपस में पत्थर, मिट्टी, मलबा, बस यही है जो नजर आ रहा है। मैं रामबन इलाके में हूं और जिस जगह मैं खड़ा हूं, जिस मलबे पर मैं खड़ा हूं, यह रामबन का ITI कॉलेज है। ITI कॉलेज भी इस मलबे की जद से नहीं बच पाया और क्या क्लासरूम, क्या प्रैक्टिकल रूम या क्या टीचर्स के कमरे, सब जमींदोज हो गए हैं, सब गारे से भर गए हैं। ये देखिए आप, जो कमरा मैं आपको दिखा रहा हूं, यह कमरा दरअसल ITI का प्रैक्टिकल की क्लास थी। यहां पर प्रैक्टिकल होते थे, क्या कंप्यूटर के प्रैक्टिकल हो, क्या मोटर मैकेनिक के प्रैक्टिकल हो, यहां पर होते थे। लेकिन शायद ही अब आपको यहां कोई कंप्यूटर या लैपटॉप दिखाई दे। जो अलमीरा हैं, अलमारियां हैं, किस तरह से यहां पड़ी हुई हैं देख सकते हैं। यहाँ के एक टीचर हमारे साथ हैं। सर, आपका क्या नाम है? योगेश कुमार। ये कमरा कैसा होता था और अब कैसा हो गया? सर, ये तो काफ़ी मेरी बेस्ट क्लास की तरह बनाया हुआ था, क्योंकि इसमें हमने कंप्यूटर सिस्टम भी लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट ट्रेड था और साथ में हमारा मोटर मैकेनिक था। तो दोनों में बीच में वॉल थी, पार्टीशन वॉल थी। तो वो क्या हुआ कि वहाँ से पानी जो फ्लो आया है, तो पार्टीशन वॉल को तोड़ते हुए कि साथ में हमारे सिस्टम इस साइड से और साइड से लगे हुए थे, तो वो सब कुछ वो तबाह कर दिया है। तो रामबन जिले में रविवार को बरसी आसमानी आफत ने सबसे ज्यादा कोहराम जो है वो यहाँ का जो कोहेबाग इलाका है वहीं मचाया है। यहाँ मलबे की चपेट में दर्जनों घर आ गए हैं, जिसके बाद अब लोग मलबे से अपने बचे कुचे सामान को समेटने की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। रविवार को यहाँ इस कोहबाग इलाके में आसमानी आफत बरसी तो यहाँ दर्जनों घरों का क्या हश्र हुआ है, ये दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं इस समय फयाज साहब के घर पे हूं। ये फयाज साहब का घर है, 3 कमरे का घर है, लेकिन अब यहां आप देखिए क्या हालत है। ये कमोवेश बेडरूम रहा है, क्योंकि यहां पर 2 बेड हैं, लेकिन बेड का बिस्तरा और मैट्रेस और ओढ़ने वाली चादर, ये सब कहां है शायद ही कोई बता पाए। यहां पर आप देखिए, घर को नुकसान तो हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर सामान का हुआ है। और यहां पर तकिए, जूते, बेड पे बिछाने वाला बिछोने, और ये जो वार्डरोब है, क्या हालत हुई है इस कमरे की तस्वीरें खुद बयां कर रही है। कोहबाग इलाके में ऐसे करीब 30 घर हैं जो इस कुदरती आफत की चपेट में आए हैं, और इन घरों का क्या हाल है आप देख सकते हैं। सभी 30 घरों की कमावेश यही स्थिति है। इधर देखिए, इस कमरे में गारा और मिट्टी अभी तक पड़ी हुई है और यहां अभी तक सफाई भी नहीं की गई है। बिजली का आलम यह है कि बिजली अभी पूरे रामबन में नहीं आई है, और इस कमरे में अगर मैं देख पाऊं तो यहां पर अंदर जाने की जगह नहीं है, क्योंकि यहां पर पूरा जो कमरा है वो गारे से भरा हुआ है। क्या हालत है यहां पर ये देखिए, और ऐसे करीब 30 घर यहां पर हैं। बच्चों को किस तरह जाना? बच्चे बड़े हैं, बड़े बच्चे। जी। अच्छा, हाँ। दूसरा सर, जब ये आप यहाँ काफी देर से रह रहे हैं, इस तरह की कुदरती आफत आपने कभी देखी? ना। आपको कभी लगा आप कुछ नहीं बचेगा? ना। कल जब आपने ना, हमने खत्म हो गई दुनिया, कुछ नहीं है।
हमने सर सिर्फ जान बचाने की कोशिश की, बाकी कुछ नहीं किया। आप देख रहे हो कि पीछे से खिड़की तोड़ के पूरा मलबा यहाँ से बाहर, खिड़की तो दिख ही नहीं रही है, खिड़की दिख ही नहीं रही है। आप देख रहे हैं पीछे मकान के पीछे देखो, पूरा इधर से लेकर उधर पूरा भरा हुआ है। कमरे के अंदर से ये जो बात जितना मलबा ये सारा कमरे के अंदर से गया हुआ है। तो हमने यहाँ से बच्चे उठाए, मेरा एक बच्चा है वो छोटा सा, हम रात को वो ऑटो लगाए, उस ऑटो में रात गुजारी। तो आपको कभी लगा कि अब नहीं बचेंगे आप? नहीं सर, बिल्कुल लगा ही नहीं कि ये पूरा मतलब कि पहाड़ी टूट के आ गया, इतना मलबा और इतना पानी चल रहा था। तो बुजुर्ग थे, मैं माता जी को देख रहा हूँ, बुजुर्ग थे, ये बुजुर्ग बैठी है, इनको देखो ये है चल नहीं सकती है। और इनको कुछ बच्चों ने इनको उठाया, वो छोटी गाड़ी लेके आ गई, उस गाड़ी में बिठाया, तो रात भर उस गाड़ी में रहे, कुछ रहे इस ऑटो में, या ये त्रिपाल डाल के ऊपर इसमें हमने रात को गुजारा किया है। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है, तो यहाँ जो भी आता है बारों बार निकल जाता है। तो कल आया, पता नहीं कौन आया, उसने बस यहाँ से बस देखा शेखा, हाँ जी करो जी, चले गए आगे। यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है, अभी तक तो कोई आया ही नहीं। 30-35 घर है, सबका यही हाल है? यही हाल है सर, यही हाल है सबका, यही हाल है। अब सवाल ये भी है कि आगे क्या किया जाए? सर वो आप प्रशासन ने सोचना हमारे बारे में, क्या करेंगे, क्या कहाँ रखेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ गुजारा होगा हमारा। रामबन का ये कोबाग इलाका और यहाँ की तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। अपने आशियाने को बिखरता देख यहाँ के लोगों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू हैं। इस इलाके में जिस तरह से मलबा आया, रुबीना यहाँ रह रहे दर्जनों परिवारों की तरह ही अपनी जान बचाने के अलावा कुछ नहीं और बचा पाई। मैं इस समय रामबन के कोहबाग इलाके में हूं और ये वो इलाका है जहां कुदरती कहर ने सबसे ज्यादा असर बरपाया है। मेरे पीछे जो आप ये कोहबाग का इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 11 घरों को नुकसान पहुंचा है और उनमें से 4 घर कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। यहाँ पर इस इलाके के लोग जमा हैं और अब सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। जो कुछ सामान बचा है, लोग उसे आप देख सकते हैं कि यहाँ मलबे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों के हाथ कुछ नहीं लग रहा। 11 घर यहाँ बने थे, जिनमें से आधे तो पूरी तरह जमीन में समा गए हैं, जबकि 4 घरों का अभी कोई पता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी बस्ती जमा है और गुस्सा प्रशासन से भी है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि प्रशासन ने इनकी मदद नहीं की। एक महिला काफी समय से यहाँ रो रही हैं, शायद उनका घर को भी नुकसान हुआ है। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुबीना। रुबीना, आप काफी समय से रो रही हैं, क्या किस बात का सबसे ज्यादा आपको दुख है? देखो, हमारा पूरा मकान ही डूब गए। हम यहाँ 10-12 घर थे, सब के सब डूब गए। हमारे कोई चप्पल, कोई कपड़े तक नहीं बचे। हम क्या करेंगे अब? कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? चलो कहीं किराए पे कमरा लेंगे, लेकिन जब सामान ही नहीं बचा है, मलबे से ढूंढ के बर्तन निकाल रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे, समझ ही नहीं आ रही है। बिल्कुल ज़मीन दोज हो गया। मेरे साथ और 4 थे, वो भी ज़मीन दोज हो गए। जो बाकी 6 बचे हैं उनका भी कुछ नहीं रहा है, किसी का कुछ नहीं बचा। कोई आया? कोई नहीं आया सर। यहाँ आए, हमें कहा गया कि कम्युनिटी हॉल में बैठो। अगर हम कम्युनिटी हॉल में बैठेंगे तो हमारे जो माल मवेशी है, गाय हैं, उनको कहाँ रखें हम? बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। छोटा बच्चा 6 साल की बच्ची गोद में थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी हमें कि हम बच पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन की घटना जो हुई है, इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों को भरोसा दिया है कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जरूरी चीजों के बेवजह दाम बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी इस आपदा पर दुख जताया है। बहुत बड़ा डिजास्टर है, वहाँ नाले जो है उनको ठीक करना पड़ेगा कि वो पानी जो है वो सीधा आ जाए, वो उन जगहों पर नहीं जाए और इनको दूसरी जगह बसाना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वहाँ बस नहीं सकते हैं, वो सारा पहाड़ नीचे आ गया। इससे उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना। अब देखिए, नेशनल हाईवे हैज बीन इफेक्टेड। अगर आज ट्रेन होती तो लोग बच सकते थे, ट्रेन से जा सकते थे, मगर अफसोस मौसम इतना खराब था, वज़ीर आज़म आ नहीं सके। रामबन के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वहाँ वाकई कुछ इलाकों में हालत बहुत ख़राब है। हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ इन पस्सियों में जो हैं बह गए हैं, उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है और मरकज़ से कोशिश से बात की जा रही है कि नेशनल डिज़ास्टर फोर्स जो है उनको भी वहाँ पे मौके पे भेजा गया है।
प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और बाकी रिलीफ फंड्स को भी टैप किया जाएगा, ताकि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुआवजा जो है लोगों को मिले। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मेरठ में मुस्कान और सौरभ केस तो आपको याद होगा ना, जहां अपनी पति की मुस्कान ने हत्या की और फिर जो पति था उसके शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिया। अब उत्तर प्रदेश के देवरिया में इससे ही मिलता जुलता मामला सामने आया। यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा और फिर लाश सूटकेस में भर दी। जिस तरह मेरठ का सौरभ लंदन से अपने घर बर्थडे मनाने आया था और उसकी हत्या कर दी गई, उसी तरह देवरिया का नौशाद दुबई से घर आया था और पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मेरठ जैसी वारदात, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, सूटकेस में पति का शव भरा और लाश फेंक दी। आरोपी ने घर से 50 किलोमीटर दूर जाकर सूटकेस फेंक दिया था। कुछ दिन पहले ही दुबई से लौटा था मृतक। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी पत्नी का प्रेमी पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल बाहर है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, मेरठ से जिस तरीके की घटना सामने आई थी वैसी ही वारदात देवरिया में देखने के लिए मिली है। इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी ही हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य दो अभियुक्त जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, झारखंड की बोकारो में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में मारे गए हैं 8 नक्सली, 6 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी मारा गया है। प्रयाग माझी उर्फ विवेक पर यह बड़ा इनाम था और ये तमाम नक्सली मारे गए हैं। 8 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें 6 नक्सलियों के शव भी बरामद हो गए हैं। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया। प्रयाग मांझी उर्फ विवेक पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।